हाय एवरीवन, आइए अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है आपका सेक्शन 194I। अगर आप रेंट पे कर रहे हो, और रेंट की वैल्यू पर एनम 2,40,000 से ज्यादा की है तो अपने लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट करोगे तो टीडीएस काट लेना उसका। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं ये सेक्शन किस किस पर लगता है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए। टीडीएस ऑन रेंट इफ एक्सीड्स ₹2,40,000 सेक्शन 194I। एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, बट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का टैक्स ऑडिट होता है तो इनको भी टीडीएस काटना है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट, किसको पैसा जा रहा है? पैसा जा रहा है एक रेजिडेंट को। एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट, आप क्या पे कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो एक रेजिडेंट व्यक्ति को। शैल डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, इनकम टैक्स काटना पड़ेगा। कितने रेट से? 2% के रेट से। अगर जो आप किराया पे कर रहे हो वो किसके लिए पे कर रहे हो? प्लांट, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट। 2% इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फॉर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट। और अगर आपने प्लांट, मशीनरी और कोई इक्विपमेंट हायर नहीं किया, कुछ और चीज के लिए आप किराया दे रहे हो तो 10% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। 10% इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर रेंटल पेमेंट्स, दैट इज रेंट फॉर यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट टू अ बिल्डिंग। यानी कि एक बिल्डिंग के आगे कोई लैंड है, पीछे लैंड है, कोई जगह खाली पड़ी है, वो आपने किराए पर ली, उसके लिए भी अगर आप किराया पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, फर्नीचर पर भी 10% टीडीएस काटना है और फिटिंग्स। ठीक है जी। हाउएवर एन इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, जिन पर टैक्स ऑडिट लगता है, बी ऑल्सो लाइबल, उनको भी क्या करना है? टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194I। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो टीडीएस का रेट हमने क्या देखा? अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो 2% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए या इक्विपमेंट के लिए किराया पे कर रहे हो, और अगर आपने और कोई चीज हायर की है, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर, कोई फिटिंग्स, अदर देन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर आपने कुछ हायर किया है तो 10% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं टीडीएस कब काटना है और कितने अमाउंट को एक्सीड हो जाने के बाद काटना है। तो टीडीएस कब काटना है आपको? दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस लैंडलॉर्ड को ड्यू कर दोगे कि इसका महीना आ गया, इसको किराया देना है, तो तब टीडीएस काटो, या फिर जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो तब टीडीएस काटो। नेक्स्ट, नो डिडक्शन नीड टू बी मेड वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम और द aggregate amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year to the account of the payee does not exceed 2,40,000। अगर किराया 2,40,000 तक का है तो कोई भी टीडीएस नहीं काटना। और याद रखना, जो आपके आसपास छोटे व्यापारी होते हैं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, वो इस सेक्शन में नहीं आएंगे, उनका सेक्शन अलग है। ठीक है जी, बात समझ आती है? चलिए, तो हमने क्या देखा कि आपको टीडीएस काटना कब है?
और टीडीएस आपकी लिमिट क्या है कि किस अमाउंट तक अगर आप पेमेंट करते हो पर एनम तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना। 2,40,000 तक का अगर किराया आप पे कर रहे हो एक साल में तो कोई भी टीडीएस आपको नहीं काटना 194I में। अब देखते हैं किराए का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ रेंट, रेंट और लीज अंडर एनी लीज, सबलीज, टेनेंसी फॉर द यूज ऑफ आइदर सेपरेटली और टुगेदर एनी। रेंट हो चाहे वो लीज हो चाहे सब लीज हो, आप कुछ भी पेमेंट करो किस रिगार्डिंग, किसी लैंड के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, कोई लैंड जो उस बिल्डिंग से रिलेटेड है इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है, किसी मशीनरी के लिए, किसी प्लांट के लिए, किसी इक्विपमेंट के लिए, किसी फर्नीचर के लिए, किसी फिटिंग्स के लिए, वेदर और नॉट एनी और ऑल ऑफ द अबव आर ओन्ड बाय द लैंडलॉर्ड यानी पे। हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि जिसको पेमेंट हो रही है वो सच में ही उस बिल्डिंग का मालिक है या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो किराया दे रहे हैं, टीडीएस काट के किराया देंगे, बात खत्म। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194I to payments made by customers on account of cooling charges to the cold storage owners। जैसे आप आइसक्रीम बनाते हो, आप कोई दवाई बनाते हो, जिनका स्टोरेज आम गोदाम में नहीं हो सकता, उनके लिए एक कोल्ड स्टोरेज हायर करना पड़ता है। तो ये सेक्शन ये कहता है जब कस्टमर्स अपना सामान कोल्ड स्टोरेज में रखवाते हैं तो कोल्ड स्टोरेज को जो पेमेंट होती है वो क्या रेंट है, और अगर रेंट है तो उस पर ये सेक्शन 194I लगेगा या नहीं लगेगा, इस बारे में चर्चा हो रही है। तो मैं वैसे आपको बता देता हूं कि कंक्लूजन क्या आया। सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 1 2008 डेटेड 10 जनवरी 2008। 10 जनवरी 2008 को सीबीडीटी का सर्कुलर आया, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का सर्कुलर आया। उन्होंने क्या कहा, प्रोवाइड्स क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194I टू पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर्स ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर। सीबीडीटी ने अपना फैसला सुनाया। फैसला क्या सुनाया, आइए देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स। जो सामान जल्दी खराब हो जाता है उनको कौन स्टोर करता है, कोल्ड स्टोरेज, बाय मीन्स ऑफ अ मैकेनिकल प्रोसेस, एंड स्टोरेज ऑफ सच गुड्स इज ओनली इंसिडेंटल इन नेचर। The customer is also not given any right to use any demarcated space, place or the machinery of the cold storage। मतलब क्या होता है, मतलब जब आपने कहा ये लो मेरी आइसक्रीम अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लो, तो आपको कोई अधिकार नहीं मिलता कोल्ड स्टोरेज का। आपको सिर्फ पर्ची मिलती है कि मेरी इतनी आइसक्रीम उसके पास रखी गई है, तो आपको कोई भी अधिकार नहीं मिलता उस कोल्ड स्टोरेज में किसी भी जगह पर। ठीक है जी। एंड डज नॉट बिकम अ टेनेंट, और आप टेनेंट नहीं बनते। देन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194I आर नॉट एप्लीकेबल टू द कूलिंग चार्जेस पेड बाय द कस्टमर टू द कोल्ड स्टोरेज। तो यहां पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिश्ता नहीं है, तो जब इनका रिश्ता नहीं है तो कोई रेंट भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस चार्ज है, और यहां पर 194I नहीं लगेगा। हाउएवर सिंस द अरेंजमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड कोल्ड स्टोरेज ओनर्स आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, इन्होंने कहा है ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता है। आइसक्रीम आपने कुछ समय के लिए रखवा दी फिर वापस ले लोगे, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। तो यहां पर हमने सेक्शन पढ़ा था 194C
वो लग जाएगा। देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C will be applicable to the amounts paid as cooling charges by the customer of the cold storage। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर 194I नहीं लगेगा, यहां पे 194C लगेगा। आगे देखते हैं, नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एक्ट सोर्स अंडर सेक्शन 194I ऑन, किस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है? ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फीस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PSE, बाय एन एयरलाइन टू एन एयरपोर्ट ऑपरेटर, सर्कुलर नंबर 21/2017। और कौन सी तारीख को यह सर्कुलर आया? 12 जून 2017 को सर्कुलर आया। क्या कि जो एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत पैसेंजर सर्विस फीस चार्ज करती है एयरलाइन, तो उस पर क्या टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? अभी आपको पढ़ के बताता हूं कि किस बारे में बात यहां पर हो रही है। सेक्शन नंबर 194I रिक्वायर्स डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑन एनी इनकम पेबल टू अ रेजिडेंट बाय वे ऑफ रेंट। सेक्शन 194I किस पर लगता है? रेंट पर लगता है। जो भी परसेंटेज हमने पढ़ी थी उस रेट से टीडीएस काटना होता है। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पेमेंट टू क्वालिफाई एज रेंट इज दैट द पेमेंट मस्ट बी फॉर यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट की परिभाषा क्या कहती है? कि आप उस जगह को अगर यूज कर रहे हो, उसके बदले जो पैसा दे रहे हो, उसको हम रेंट बोलेंगे। ओनली इंसिडेंटल माइनर insignificant use of the same while providing other facilities and service would not make it a payment for use of land and building so as to attract section 194I। अरे एयरपोर्ट पर आपके जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे आपके एरोप्लेन भी खड़े हैं। ये आपका क्या है? एरोप्लेन है। ठीक है जी, एरोप्लेन आपका खड़ा है। एरोप्लेन को चलाने वाले भी है। तो जो पैसेंजर को सर्विस दी जाती है एयरपोर्ट में आने के लिए, ये पैसेंजर आ रहा है अपने घर से, तो थोड़ा बहुत पैसा जो यहां पर चार्ज किया, ये रेंट नहीं है। आप इस लैंड पर अपना हवाई जहाज खड़ा कर रहे हो, ये किराया है, बट जो पैसेंजर आ रहा है ये किराया नहीं है। तो यहां पर सेक्शन 194I नहीं लगेगा। अकॉर्डिंगली द CBDT हैज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194I शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन पेमेंट ऑफ PSF पैसेंजर सर्विस फीस बाय एन एयरलाइन टू एयरपोर्ट ऑपरेटर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194I टू सर्विस टैक्स कंपोनेंट ऑफ रेंटल इनकम। भाई जो रेंट होता है उसमें दो अमाउंट होती है, एक तो ग्रोस रेंट और क्या पता कुछ सर्विस चार्ज भी हो। मैं ये कहता हूं अदर देन ग्रोस रेंट जो भी अमाउंट है उसको सर्विस चार्ज मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो टीडीएस है वो पूरे के पूरे रेंट पे कटेगा, ग्रोस रेंट पे कटेगा या सर्विस चार्ज पे कटेगा? तो आंसर है वो ग्रोस रेंट पे कटेगा। जितना भी सिर्फ रेंट का अमाउंट है उस पर टीडीएस कटेगा, बाकी सर्विस चार्ज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है जी, इस बारे में यहां पर बात हो रही है। आइए एक बार देखते हैं। CBDT सर्कुलर नंबर 4/2008 कब आया था? 28 अप्रैल 2008 को। प्रोवाइड्स क्लैरिफिकेशन ऑन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स TDS ऑन सर्विस टैक्स कंपोनेंट ऑफ रेंटल इनकम अंडर सेक्शन 194I।
As per the provision of section 194I, tax is deductible at source on income by way of rent paid to any resident. सेक्शन 194I क्या कहता है? टीडीएस काटना है अगर रेंट की पेमेंट हो रही है किसी रेजिडेंट को. सर्विस टैक्स पेड बाय द टेनेंट डज नॉट पार्टेक द नेचर ऑफ इनकम. जो सर्विस टैक्स पे हो रहा है वो कोई भी इनकम नहीं है लैंडलॉर्ड की, ऑफ द लैंडलॉर्ड. द लैंडलॉर्ड ओनली एक्ट एज अ कलेक्टिंग एजेंसी फॉर गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स. अब तो इसको क्या बोलते थे हम? जीएसटी. ठीक है जी, अब तो इसको क्या बोलते थे हम? जीएसटी. तो रेंट पे अगर जीएसटी लगा के आप ले रहे हो तो जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस मत काटना. ठीक है जी, ठीक है जी. तो जो आपका टैक्स का अमाउंट है वो आप सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हो वो सरकार को जाएगा, तो टैक्स पर टीडीएस नहीं कटेगा. इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपका जीएसटी में भी आता है और इनकम टैक्स में भी, इसको याद रखना. देयरफॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194I वुड बी रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द अमाउंट ऑफ रेंट जो भी आपने पे कर दिया या पे करोगे विदाउट इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, और जिसको अब हम क्या बोलते हैं? जीएसटी. नोट, इट इज पॉसिबल टू टेक अ व्यू दैट द क्लैरिफिकेशन गिवन इन सर्कुलर नंबर 4 2008 वुड अप्लाई इन जीएसटी रिजाइम ऑल्सो. अब ये क्या हो गया है? जीएसटी हो गया है, तो ये चीज अब जीएसटी में भी आपकी लागू होगी. नो टीडीएस ऑन जीएसटी कंपोनेंट. ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं. क्लैरिफिकेशन ऑन पेमेंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194I ऑन लमसम लीज प्रीमियम पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज सर्कुलर नंबर 35 2016 डेट 13 अक्टूबर 2016. आप चाहते हो कि मैं एक बिजनेस करूंगा बट मुझे डर है कि किराए की दुकान अगर लूंगा तो क्या पता वो अगले साल खाली करा ले. तो आपने क्या किया? आपने उसको ज्यादा पैसा दिया कि मेरे से ये दुकान 5 साल तक खाली मत करवाइयो, मैं तेरे को प्रीमियम पे कर रहा हूं. तो जो प्रीमियम पे किया, क्योंकि आपको वो लीज लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए थी, तो उस पर टीडीएस के प्रोविजन क्या होंगे? आइए एक बार देखते हैं. द इश्यू ऑफ वेदर और नॉट टीडीएस अंडर सेक्शन 194I इज एप्लीकेबल ऑन लमसम लीज प्रीमियम और वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस. दोनों की बात सेम है, चाहे आप लमसम लीज प्रीमियम बोल दो या फिर वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस बोल दो. पेड बाय एन असेसी फॉर एक्वायरिंग. असेसी ने पे किया, क्यों? क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म लीज होल्ड अधिकार चाहिए थे, राइट चाहिए थे उस लैंड के. फॉर लैंड और एनी अदर प्रॉपर्टी, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वो आपको लंबे समय के लिए चाहिए और आपने कुछ ज्यादा पैसा देकर लैंडलॉर्ड का मुंह बंद कर दिया, तो इस केस में टीडीएस लगेगा या नहीं, ये इश्यू आपको देखना है. हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. अकॉर्डिंगली सीबीडीटी ने अपना फैसला सुनाया. द सीबीडीटी हैज वाइड दिस सर्कुलर. इस सर्कुलर के बिहाफ पे क्लैरिफाइड, ये तय किया दैट लमसम लीज प्रीमियम और वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस विच आर नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट पीरियोडिक रेंट. ये नहीं कि लमसम पेमेंट को मंथली रेंट से माइनस कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे. वो पैसा तो गया, वो पैसा जो प्रीमियम के नाम पे आपने पे किया आपको लीज को लॉन्ग टर्म हायर करने के लिए, वो पैसा तो गया ना. वो रेंट है ना वो आपका पीरियोडिक रेंट है, वो तो बस ये था एक तरह से रिश्वत है. पेड और पेबल फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज होल्ड राइट्स ओवर लैंड और एनी अदर प्रॉपर्टी आर नॉट पेमेंट इन द नेचर ऑफ रेंट. ये रेंट नहीं है,
विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 194I, क्योंकि हमने देखा था कि रेंट की परिभाषा क्या होती है। आगे चलते हैं। तो जब रेंट नहीं है तो सेक्शन 194I नहीं लगेगा। देयरफॉर सच पेमेंट आर नॉट लायबल फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। तो सेक्शन 194I नहीं लगेगा, टीडीएस यहां पर नहीं काटना। जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया एक एसेट को लॉन्ग टर्म लीज पर लेने के लिए, क्या पता बहुत सारे टेनेंट की भीड़ लगी हो, उसी एसेट को लेना है लीज पर, तो एक टेनेंट ने क्या किया, ढेर सारा पैसा रिश्वत का दे दिया कि ये जमीन मुझे दो, मैं इस पे व्यापार करूंगा। तो जो आपने वो प्रीमियम पे किया वो रेंट नहीं है और उस पर टीडीएस सेक्शन 194I में नहीं कटेगा। ठीक है जी। तो हमारा सेक्शन खत्म होता है 194I, जिसमें हमने बात करी कि रेंट की कीमत अगर 240 से ज्यादा की है तो टीडीएस कटेगा। एचयूएफ और इंडिविजुअल जिनका ऑडिट नहीं होता वो इस सेक्शन में नहीं आएंगे, उनके लिए अलग सेक्शन है। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच।